Hello students, good morning. In last session we have discussed about input and output devices of computer, and in session 3rd and 4th we will discuss on computer memory and types of software. सबसे पहले अगर बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी की, तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? जब सीपीयू जो प्रोसेसर होता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है, जब वो किसी भी चीज़ को प्रोसेस करता है, मतलब डाटा का जो वो प्रोसेस करता है, तो उसको प्रोसेस कराने के लिए कुछ मेमोरी की नीड होती है, स्टोरेज उसको करना पड़ता है उस डाटा और इन्फॉर्मेशन को, तो उसको नीड होती है। तो जो डिवाइस प्रोसेसिंग कराने में हेल्प करती है, उस डाटा को स्टोर कराती है, उनको स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है। अब कंप्यूटर के अंदर दो टाइप्स की मेमोरी होती है, एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी भी कहते हैं और टेम्परेरी मेमोरी भी इसी को कहते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी जो हमेशा यूज़र के द्वारा सेव की जाती है, मतलब कि परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की, तो जैसा कि आपको पता है कि जो सीपीयू होता है वो केवल एक ही लैंग्वेज को समझता है, वो लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज, 0 और 1 की फॉर्मेट में। इसको हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स कोड होते हैं हमारे पास 0 और 1, मतलब ऑन या ऑफ। तो क्योंकि ये आपके 0-1 की फॉर्मेट में होते हैं, तो इसलिए इनको इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस भी कह देते हैं। और ये दो टाइप्स की होती हैं। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो मेन दो टाइप्स की होती है, एक तो रैम, दूसरा रोम। बाकी कैश मेमोरी होती है उसको भी इसी का पार्ट मानते हैं। तो मेन इसके दो ही टाइप्स हैं, रैम एंड रोम। चलो बात करते हैं रैम क्या होती है, कौन सी स्टोरेज डिवाइस होती है रैम। तो रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम जो होती है वो सीपीयू के बिल्कुल इंटरेक्ट में होती है, बिल्कुल साथ होती है। रैम को ही मेन मेमोरी भी कहा जाता है, रैम को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, और रैम को टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी मेमोरी होती है कि जब तक आपका सिस्टम स्विच ऑन रहता है तब तक इस पे डाटा आपका सेव रहता है। लेकिन जैसे ही आप सिस्टम को स्विच ऑफ करते हो तो जो आपका रैम का डाटा होता है ऑटोमेटिक आपका इरेज हो जाता है, क्लियर हो जाता है, वाइप हो जाता है। तो रैम क्या काम करती है? जैसे मान लो एक हम प्रोसेस कराते हैं, हमको 10 और 20 को मान लो हमको ऐड कराना है। सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं, जैसे इनपुट कीबोर्ड के थ्रू हम डालते हैं 10, और जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है वो सीधी इंटरेक्ट करती है रैम के साथ। तो रैम एक ऐसा प्लेस है जहां पर आपका डाटा प्रोसेस होता है। तो जैसे आपने 10 प्रेस किया, उसके बाद आप कीबोर्ड से प्रेस करते हो प्लस। जैसे कि आपने 10 दिया तो जो इनपुट डिवाइस है उससे हम दोबारा इनपुट लेते हैं कि इस 10 का हमको करना क्या है। तो तब तक आपका 10 कहाँ सेव रहता है? जब हम प्लस यूज करते हैं तो मतलब कि जो सीपीयू का मेन सेंट्रल जो होता है वो आपका प्लस, मतलब कि दूसरी इनपुट लेने के लिए आपके पास वापस से डिमांड कर रहा है। तो 10 कहाँ गया तब तक? तो 10 आपका रैम पे सेव रहता है। जैसे ही आप प्लस करते हो उसको इंडिकेट हो जाता है कि भाई आपको 10 को प्लस करना है। किस में? हम फिर से इनपुट डिवाइस के पास जाते हैं और वहाँ से प्रेस करते हैं 20। तो जब तक आपका डाटा कंप्लीट नहीं हो जाता प्रोसेस होने के लिए, तब तक आपका डाटा रैम पे ही स्टोर रहता है। ओके, तो ये काम होता है आपका रैम का, जो आपकी मेन मेमोरी कहा जाता है जिसको। या फिर किसी भी एप्लीकेशन को जब हम डबल क्लिक करते हैं तो वो ओपन होती है, मतलब वो एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार होती है।
कहाँ आती है वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज से उठ के आपकी रैम पे आती है एग्जीक्यूट कराने के लिए। या एक नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करें। जैसे हम प्रोजेक्टर रूम में जाते हैं एक क्लास लेने के लिए, हमको कुछ टाइम मिलता है वहाँ पे, तो क्या होता है वहाँ जाके हम कुछ जो हमारा टॉपिक होता है हम उस पर डिस्कस करते हैं, मतलब कि हम रीड करने जाते हैं वहाँ पे। और जैसे इसका काम ख़त्म हो जाता है, हमारी जो लेक्चर का टाइम ख़त्म हो जाता है, तो हम वापस से इस रूम को खाली कर देते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास उसके अंदर आ सके। तो जो प्रोजेक्टर रूम है वो आपका एक रैम की तरह है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ एग्जीक्यूशन होता है। उसके बाद जैसे एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है वो वाइप हो जाता है, साफ हो जाता है। तो इसी तरह से रैम सिस्टम के अंदर काम करती है कि जैसे कोई भी इनपुट आउटपुट आपका आता है तो रैम डायरेक्टली उसको इंटरेक्ट करती है साथ में। उसके बाद बात करते हैं रैम के टाइप्स के। दो टाइप्स के रैम होते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। उसके बाद दूसरी टाइप की मेमोरी है रोम, रीड ओनली मेमोरी। और जो रीड ओनली मेमोरी, इसका नाम से हमको पता चला है कि बस जो रीड करने का काम करेगी, रीड ओनली मेमोरी। दो टाइप्स के काम करती है, एक तो सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा को उठा के लाने का काम भी रोम का होता है। और रोम जैसे कि रैम थी आपकी वोलाटाइल नेचर में थी। वोलाटाइल नेचर का मतलब होता है जैसे ही स्विच ऑन हुआ सिस्टम उस पर डाटा रहता है, स्विच ऑफ होने के बाद अपने आप वाइप आउट हो जाता है। तो जो रोम होती है वो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। जैसे टेम्परेरी जैसे सिस्टम ऑफ होता है तो भी ये डाटा परमानेंट सेव रखती है। जैसे कि जो हमारी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह होते हैं, जैसे हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो जो भी फाइलें आपकी एग्जीक्यूट होती हैं वो डायरेक्टली रोम, जैसे कि रैम बिल्कुल सीपीयू के साथ इंटरेक्ट करता है, रोम भी सीपीयू के साथ आपका इंटरेक्ट करता है। और कुछ फाइलें जो आपकी ऑपरेटिंग में आती हैं उनको परमानेंटली सेव करता है। तो ये आपकी नॉन वोलाटाइल नेचर में होती है और रैम आपकी वोलाटाइल नेचर में होती है। और रैम के जो टाइप्स होते हैं जैसे पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसी तरह से आपका ई पी रोम। तो जिस तरह से रैम के टाइप्स होते थे इसी तरह आपके रोम के भी टाइप्स होते हैं। उसके बाद बात करते कैश मेमोरी। कैश मेमोरी भी आपकी एक प्राइमरी मेमोरी का ही हिस्सा होती है। और कैश मेमोरी का काम क्या होता है, सिस्टम की स्पीड बढ़ाने का काम करती है कैश मेमोरी। ये आपकी रैम और आपकी जो सीपीयू के बीच में इंटरेक्ट करती है, मतलब आपस में दोनों के बीच में लेन देन का कार्य कराती है कैश मेमोरी। और काम कैसे करती है, चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कोई भी पेशेंट होता है, मान लो एक डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है, तो उस डॉक्टर के साथ में उसके साथ एक या दो हेल्पर होते हैं। और वो हेल्पर क्या काम कराते हैं, उनके हाथ में एक ट्रे होती है जिसके अंदर ऑपरेशन का मटेरियल होता है, जैसे सीजर वगैरह होती हैं या और भी कुछ मेडिसिन वगैरह कुछ उस ट्रे में रखी होती हैं। तो जिस तरह से जब वो डॉक्टर ऑपरेशन करता है और उसको वो चीज़ें वहीं मिल जाती हैं, जो हेल्पर होता है और ट्रे में उसको वहीं पे उसको वो चीज़ें गेट करा रहा है, यही काम कैश मेमोरी करती है। कैश मेमोरी की अपनी कोई भी स्टोरेज नहीं है, बस क्या करती है कि मेन मेमोरी से डाटा लेके सीपीयू तक इंटैक्ट कराना, सीपीयू को वापस से जो उसने डाटा को कन्वर्ट किया था इन्फॉर्मेशन वो रैम पे पहुंचाना, बस ये काम करती है। बीच में मतलब स्पीड अप के लिए लगाई जाती है कैश मेमोरी। तो ये थे आपके पास प्राइमरी मेमोरी, रैम, रोम एंड कैश। उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जो परमानेंट डाटा स्टोर करती है लाइफ टाइम तक, जब तक यूजर चाहता है तब तक वो डाटा को सेव करती है परमानेंटली। जैसे कि हार्ड डिस्क होती है हमारे पास सिस्टम के अंदर, और जो आपका सेकेंडरी जो परमानेंट डाटा होता है वो हमेशा यूजर के द्वारा सेव किया जाता है, सिस्टम अपने आप सेव नहीं करता उसको। तो ये होता है सेकेंडरी यूजर डिफाइंड मेमोरी जो होती है। तो सेकेंडरी स्टोरेज
किसी भी डाटा को परमानेंटली सेव कराती है जब तक यूज़र चाहता है। तो सबसे पहले हार्ड डिस्क क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में HDD भी बोल देते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। और हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कुछ प्लेटर्स होते हैं, मतलब CD टाइप्स में स्टील का एक कॉपर वायर की तरह होते हैं जो डाटा को स्टोर कराने का काम करते हैं। मैग्नेटिक होता है इसके ऊपर, वो डाटा को स्टोर कराती है, परमानेंट स्टोर कराती है। और जो हार्ड डिस्क होती है वो भी आपकी दो टाइप्स की आती हैं, एक तो होती है इंटरनल और एक आती है आपकी एक्सटर्नल। मतलब जैसे कि हम पेन ड्राइव यूज करते हैं, इसी टाइप्स में एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आपकी आती है, USB हार्ड डिस्क। और एक ही होती है इंटरनल जो सिस्टम के अंदर इनबिल्ट होती है। तो किसी भी सिस्टम के अंदर दो टाइप्स की मेमोरी ज़रूर होती हैं, एक तो होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। और जिस तरह से रैम का साइज जितना बड़ा होता है, सिस्टम की जो स्पीड होती है, परफॉर्मेंस होती है, वो उतनी ही अच्छी होती है, उतनी स्पीड उसकी हाई हो जाती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म डाटा उस पर रह सकता है। मतलब कि जो डाटा का जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा उस पर रह सकती है। उसके बाद और भी बहुत सारी सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स होते हैं, जैसे कि CD है, DVD है, ब्लू रे डिस्क वगैरह होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं CD। CD क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, मतलब आपका डाटा परमानेंट सेव कराती है। अगर बात करें हम CD के बारे में, तो CD एक तो होती है CD-RW, रीड और राइट के लिए, और एक होती है RW। एक तो होती है CD-R, केवल रीड ओनली कर सकती है CD से डाटा, एक RW, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकती है। मतलब कि CD को भी हम इरेज करके दोबारा से यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बार तो नहीं कह सकते हम उसको, बस 2-4 बार उसको यूज करके हम उसको, मतलब 2 या 4 बार उसको यूज कर सकते हैं। मतलब उसका जो डाटा होता है उसको भी इरेज किया जा सकता है। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर जो लेंस होता है, उस जैसे उसके अंदर कुछ राइट करते हैं तो बिल्कुल CD के साथ घिस के चलता है वो, और उससे क्या होता है, स्क्रैचिंग आ जाती है, तो ज़्यादा हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद होते हैं DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। CD और DVD में क्या फ़र्क होता है, एक तो इनका कलर, DVD का जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है, और CD का जो कलर होता है वो मिक्स होता है कई कलर्स का। दूसरा होता है इनमें साइज का, कि जो एक CD होती है वो आपका 700 MB मेगाबाइट तक का स्पेस ले सकती है, लेकिन जो DVD होती है वो आपकी 4.7 GB, मतलब कि 4 GB और 700 MB डाटा एक सिंगल साइड लेयर पे मतलब वो स्टोर करा सकती है। अगर हम बात करें ड्यूल लेयर, अब CD के अंदर भी लेयर होते हैं, अगर उसके अंदर डबल लेयर है तो हम एक DVD के ऊपर 17 GB तक का स्पेस हम उसके ऊपर स्टोर करा सकते हैं। उसके बाद जैसे पेन ड्राइव वगैरह होते हैं, जिनको फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, और जो पेन ड्राइव है वो सबसे पहले 15 दिसंबर 2000 को IBM कंपनी ने पहली बार बनाया था। पेन ड्राइव मतलब कि USB एज ए हार्ड डिस्क की तरह काम करता है, जो आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है उसी की तरह काम करता है। उसके बाद होती है एक ब्लू रे डिस्क, होती है भी बिल्कुल आपकी ब्लू कलर की है और DVD की तरह ही होती है। बस इसमें क्या होता है कि लेयर्स जो होते हैं ना, जो DVD के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूल लेयर हो सकते हैं, 2 लेयर हो सकते थे, तो इसके अंदर ड्यूल जो लेयर की कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। और जो आपकी ब्लूरे डिस्क होती है वो 25 GB से लेकर 50 GB तक का डाटा सेव करा सकती है। जैसे एक CD 700 MB का स्पेस ले केवल स्टोर करा सकती है, DVD आपका 4.7 से लेकर और 17.08 GB तक का स्टोर सेव कर सकती है। इसी तरह से जो ब्लूरे डिस्क है
वो आपका 25 GB से 50 GB, 25 GB टू 50 GB तक का स्पेस स्टोर करा सकती है। उसके बाद होता है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या होती है, जो आपका स्पेस इंटरनेट पे जो स्पेस आपको मिलता है वो होता है आपका क्लाउड स्टोरेज। जैसे हम कोई भी अपनी ईमेल आईडी वगैरह बनाते हैं तो कुछ जीबी का स्पेस हमको फ्री मिलता है, कितना जीबी तक का डाटा आप वहाँ पे सेव करा सकते हो। आजकल जैसे ड्राइव बहुत यूज होता है ड्राइव का, कि हम क्या करते हैं कि कोई भी फ़ोन का डाटा हो या कोई भी हमारे सिस्टम का डाटा, हम उसको जो हमारा क्लाउड स्टोरेज होता है, जो ड्राइव होती है हमारे पास जीमेल आईडी के साथ ही हमको फ्री मिलती है, उसमें हम कोई भी फाइल वगैरह किसी भी टाइप की उसके अंदर सेव कर सकते हैं। उसमें हमको काफ़ी स्पेस हमको फ्री मिलता है। उसके बाद अगर हम चाहें तो और भी ऑनलाइन स्पेस हम परचेज किया जा सकता है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे मान लो कोई भी पर्सनल सिस्टम में हम डाटा सेव कराते हैं, तो अगर वो पर्सनल सिस्टम आपका लॉस हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो हमारा डाटा भी लॉस हो जाता है। और दूसरा, जो डाटा हमारे पर्सनल सिस्टम में सेव होता है उसको हम किसी दूसरे सिस्टम में यूज़ नहीं कर सकते, हमारे सिस्टम में ही होता है और हमारा सिस्टम उसको यूज़ कर सकता है। उसको बाहर लेके जाया जा सकता है, पेन ड्राइव वगैरह एलसीडी डीवीडी की हेल्प से उसको किसी बाहर लेके जाया जा सकता है, लेकिन उसको यूज करेगा हमारा सिस्टम का जो डाटा है वही। लेकिन अगर सिस्टम करप्ट हो जाता है तो डाटा हमारा लॉस हो जाता है। अगर वही काम हम क्लाउड स्टोरेज पे करते हैं जो मैंने आपको बताया है, अगर हम ईमेल पे कोई भी अपना डाटा सेव करते हैं या ड्राइव जो ऑप्शन होता है उस पर हम कोई भी डाटा अपना स्टोर कराते हैं, तो उससे क्या होता है, तो हमारा डाटा सेफ रहता है। दूसरा, हम उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम से कहीं भी जाके, बस नेट होना चाहिए वहाँ पे, हम उस डाटा को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दैट इज क्लाउड स्टोरेज। उसके बाद बात करते हैं रोल ऑफ मेमोरी। मेमोरी को कैसे मापा जाता है। सबसे जो छोटी इकाई होती है मेमोरी की वो होती है बिट। बिट सबसे छोटी इकाई होती है। बिट जो यूनिट होती है मेमोरी यूनिट की सबसे छोटी डिवाइस होती है। एक निबल 4 बिट का जो कलेक्शन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उससे एक बनता है एक निबल। तो सबसे छोटी डिवाइस बिट्स, उसके बाद निबल और उसके बाद बाइट। एक बाइट के अंदर 2 निबल या कह सकते 8 बिट्स, और उसके बाद 1 किलोबाइट, 1024 बाइट्स जो होती है वो मिलके 1 किलोबाइट बनाती है। फिर मेगाबाइट्स होती हैं आपकी, 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनती है जिसको हम एमबी बोलते हैं। उसके बाद 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट जिसको हम जीबी बोलते हैं। उसके बाद भी कुछ डिवाइस है जैसे टेराबाइट होता है, वो आपका 1024 जीबी से मिलके बनता है। पेटाबाइट 1024 टेराबाइट से मिलके बनता है। तो सबसे जो हाई कैपेसिटी स्टोरेज होती है वो होती है आपकी योटाबाइट, जिसके अंदर आपके 1024 जेटाबाइट स्टोर होते हैं। तो ये थी आपके कंप्यूटर्स की मेमोरी। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। वैसे तो हम इनको पहले भी डिस्कस कर चुके सॉफ्टवेयर को, लेकिन इनको एक बार फिर से रिव्यू करते हैं। सॉफ्टवेयर आपके मेन 3 टाइप्स के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलो बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पहले। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो डायरेक्टली हार्डवेयर पे इंस्टॉल होता है। जैसा कि आपको पता है जो भी काम होता है वो काम करता है कंप्यूटर का हार्डवेयर। जो हार्डवेयर चीज़ें जो बोर्ड होता है, सीपीयू होता है, सारा काम करना तो उसी को होता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि वो केवल एक ही लैंग्वेज को समझता है, और वो लैंग्वेज होती है इलेक्ट्रॉनिक्स लैंग्वेज, मतलब कि 0 और 1 की फॉर्मेट में, मतलब कि आपका बाइनरी डाटा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, उस हार्डवेयर मशीन पे डायरेक्ट इंस्टॉल होता है। जो उस हार्डवेयर से काम कराता है, उसको कंट्रोल कराता है, उसको मैनेज कराता है, उससे काम करवाता है, वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है या फ़ोन वगैरह होते हैं उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, नाम से ही पता चला ऑपरेट
ऑपरेट करेगा किसको, हार्डवेयर को। तो जो यूज़र होता है वो काम कराता है हार्डवेयर। इस डायग्राम के थ्रू अगर देखो हम बात करते हैं, यूज़र सबसे पहले कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालता है अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर के साथ, वही काम कराता है हार्डवेयर से। उसके बाद होता है जैसे लैंग्वेज प्रोसेसर, ये भी आपका क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसका काम क्या होता है कि जो लैंग्वेजेस होती हैं जिनके द्वारा हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, जैसे डॉट नेट वगैरह, आज के दिन जो डॉट नेट है सबसे ज़्यादा क्रेज़ होता है, या फिर जावा कह सकते हैं। ये क्या करते हैं, गेमिंग सॉफ्टवेयर वगैरह या सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, बनाते हैं सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हीं के द्वारा क्रिएट किया जाता है। तो लैंग्वेज जो प्रोसेसर होते हैं उनका काम होता है सोर्स कोड जो यूज़र डिफाइन करता है, यूज़र राइट करता है उस कोड को, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करा सके। जैसे .exe फाइल होती है वो आपकी ऑब्जेक्ट फाइल होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हीं फाइलों को एग्जीक्यूट करा सकता है। तो लैंग्वेज प्रोसेसर इनके बीच में क्या होता है, सोर्स कोड के और ऑब्जेक्ट कोड के बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है, कन्वर्ट कराने का काम करता है। डिवाइस ड्राइवर, और डिवाइस जो ड्राइवर होते हैं वो क्या काम करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल करते हैं। अगर बात करें हम, जैसे कि अगर हम अपने सिस्टम की जो विंडो चेंज करते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करते हैं तो क्या होता है कि हमारे सिस्टम में साउंड नहीं आता है, फ्रेश विंडो डालने के बाद भी साउंड नहीं आता है। तो उसके लिए क्या होता है, हमको ड्राइव डालने पड़ते हैं, साउंड के स्पेशल ड्राइवर डालने पड़ते हैं। जिस चिप, एक साउंड चिप होती है आपके मदरबोर्ड के ऊपर, उस चिप का नंबर दे के उसको डाउनलोड करके उसके बाद सॉफ्टवेयर आपके ड्राइवर होते हैं जो स्पेशल, एक मतलब ड्राइवर का मतलब होता है जो आपके हार्डवेयर डिवाइस के स्पेशल किसी ड्राइव पे काम करता है, स्पेशल एक फंक्शन एक चिप के लिए जो काम करता है, दैट इज ड्राइवर। जैसे आपके साउंड ड्राइवर वगैरह हो गई, वीजे ड्राइवर होते हैं जो आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन को बढ़ाने घटाने का काम करते हैं। या फिर जैसे प्रिंटर होता है, जैसे हमने नया प्रिंटर परचेज किया, उस प्रिंटर के साथ में एक सीडी आती है और सीडी के साथ अंदर क्या होता है, उसके ड्राइवर होते हैं। तो ये तो नहीं है कि हमने नया से प्रिंटर लिया था उस सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया और उसके बाद अगर हम कोई प्रिंट की कमांड देते तो प्रिंटर प्रिंट निकाल देगा, नहीं। हालांकि नया प्रिंटर हमने लिया था, नया सिस्टम था हमारे पास, लेकिन तब भी वो प्रिंट निकालेगा। क्यों? क्योंकि जो हार्डवेयर मशीन है आपकी, जो प्रिंटर है आपका हार्डवेयर है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कराने के लिए कुछ स्पेशल ड्राइवर डाले जाते हैं और तब वो जाके काम करता है। तो प्रिंटर के पहले जो ड्राइवर होते हैं वो हमको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तब जाके काम करेगा हमारा प्रिंटर। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन मतलब जो सिस्टम के लिए ज़रूरी, सिस्टम के लिए ज़रूरी नहीं बल्कि एक यूज़र के लिए ज़रूरी होते हैं। मतलब स्पेशल कोई एप्लीकेंट को स्पेशल कोई एप्लीकेशन डालनी पड़ती है। जैसे कि फ़ोन वगैरह होते हैं या फिर पीसी वगैरह होते हैं, उनके अंदर हम अपनी अकॉर्डिंग को जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जैसे गेमिंग डाउनलोड कर लेते हैं, गेम इंस्टॉल वगैरह करते हैं। तो सिस्टम के लिए तो ज़रूरी नहीं है वो, लेकिन यूज़र चाहता है उनको, यूज़र की एप्लीकेशन है वो सारी। वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट, ये सारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आपके दो टाइप्स के होते हैं। जैसे कि एक तो होता है जो कस्टमाइज यूज़र अपने अकॉर्डिंग डालते हैं। एक होता है सिस्टम के लिए इनबिल्ट आते हैं, सिस्टम के साथ में इनबिल्ट होते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं उसके साथ में इनबिल्ट आते हैं। जैसे कि MS पेंट वगैरह है, नोटपैड वगैरह है, ये कुछ चीज़ें, या फिर नेटवर्किंग के ड्राइवर होते हैं, वो सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अपने आप ऑटोमेटिक इंस्टॉल होते हैं, तो इनबिल्ट होते हैं वो। एक होता है यूज़र अपने अकॉर्डिंग, अगर उसको वर्ड में काम करना है, एक्सेल में काम करना है, पावर पॉइंट में काम करना है, डाटाबेस में काम करना है, तो ये चीज़ें उसको डालनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ें होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंस्टॉल करता है, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो सबसे पहले जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, अगर हम मान लो कोई भी लेटर वगैरह लिखना चाहते हैं, कोई भी ईमेल वगैरह बनाना चाहते हैं, कुछ भी मतलब कि टाइप का काम है, क्वेश्चन आंसर वगैरह लिखना चाहते हैं, तो हमको किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे पेंटिंग करना चाहते हैं, हमको पेंट की नीड होती है। इसी तरह से अगर आप कुछ टाइप करना है
तो आपको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, या फिर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि एक्सेल सबसे इम्पोर्टेंट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, या गूगल शीट्स वगैरह होती हैं। तो और भी बहुत सारी स्प्रेडशीट होती हैं जो डाटा को ऑटोमेटिक कैलकुलेट कराने का काम करती हैं। उसके बाद जैसे डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, डीटीपी सॉफ्टवेयर जिनको बोलते हैं, ये क्या काम करते हैं, डिजाइनिंग का काम करते हैं। जैसे कि जो हमारे हाउस या कोई भी बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं उसके जो नक्शे तैयार करते हैं, उसका मैप हम क्रिएट करते हैं, वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर में आते हैं। डीटीपी इनको बोलते हैं, डेस्कटॉप पब्लिकेशन। और जो पेज मेकर है वो आपका सबसे पहला डेस्कटॉप पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर था, और ये 1985 के अंदर सबसे पहली बार लॉन्च हुआ था, 1985 के अंदर। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप स्पेशल एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग डालते हैं। जैसे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, आपको कोई भी पीपीटी क्रिएट करते हैं, जैसे कि अगर बात करें अभी जो आपके सामने वो भी एक पीपीटी है, तो आपको उस टाइप के सॉफ्टवेयर की नीड होती है, तो वो होती है आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद जो थर्ड टाइप होती है वो होती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, उपयोगी सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए उपयोगी है। जैसे कि एंटीवायरस, एंटीवायरस सिस्टम के लिए उपयोगी है, आपके सिस्टम में वायरस को आने से बचाता है, मेलवेयर को आने से बचाता है। दूसरा बैकअप यूटिलिटी, आजकल व्हाट्सएप वगैरह भी ये चीज़ें आती हैं कि हम अपना डाटा का बैकअप ले सकते हैं, उसको स्टोर करा सकते हैं। फ़ोन चेंज करते हैं तो हम बैकअप ले लेते हैं कि जितना भी हमारा डाटा कॉन्टैक्ट वगैरह हम उनका बैकअप क्रिएट कर लेते हैं, ताकि दूसरे डिवाइस में जब भी इंस्टॉल करें हम उनको, तो हम उस बैकअप को रिस्टोर करा लेते हैं कि मेरी पहली वाली सारी फाइल इस डिवाइस के अंदर आ जाए। तो बैकअप यूटिलिटी। कंप्रेशन यूटिलिटी, जो आपकी लार्ज फाइल होती है जिनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, उनको स्मॉल साइज कंप्रेस करने का काम करते हैं। जैसे कि जिप फोल्डर वगैरह होते हैं, ये आपके डाटा को क्या करते हैं, कंप्रेस करने का काम करते हैं। तो ये थे आपके पास कुछ मेमोरी डिवाइसेस थी और कुछ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर थे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।